डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट जो दी गई थी वो 2019 में दी गई थी और डेट थी 5 सितंबर 2019। जो जजेस की जो बेंचेस थी, जो बेंच थी, उसमें उस बेंच में थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एंड जस्टिस संजीव खन्ना। दिस जजमेंट is based upon the constitutional law which is about the doctrine of separation of power, judicial activism, judicial restraint. So केस का बैकग्राउंड इस तरीके से है कि ईयर 2016 में डॉक्टर अश्विनी कुमार, बेसिकली ही वाज अ सीनियर एडवोकेट और वो पूर्व में कानून मंत्री भी रह चुके थे। एक रिट पिटीशन फाइल करी अंडर आर्टिकल 32 एंड इस रिट पिटीशन का जो ऑब्जेक्टिव था, आस्क फॉर दिस रिट पिटीशन वाज that he wanted to seek a comprehensive stand-alone legislation to prevent custodial torture based on the UNCAT, United Nations Conventions Against the Torture, custodial torture। तो जो कस्टोडियल, जो हमारे यहाँ जेल में बंद होते हैं या कभी किसी बंदे को कस्टडी में ले लिया जाता है तो उनको टॉर्चर किया जाता है। हमने सुना होगा थर्ड डिग्री। जब थर्ड डिग्री दी जाती तो इसी के अगेंस्ट में डॉक्टर अश्विनी कुमार ने एक रिट पिटीशन फाइल करी अंडर आर्टिकल 32 बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि कि भाई इसके खिलाफ एक ऐसा कड़ा कानून बनाना चाहिए कि इस तरह की कस्टोडियल टॉर्चर जो उनको रोका जा सके। क्योंकि जो अभी हमारे जो कानून है इतना सक्षम नहीं है कि कस्टोडियल टॉर्चर को पूरी तरीके से रोक सके। सो ही वाज सीकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडअलोन legislation to prevent custodial torture, which is based on an international treaty which was signed by the India in 2017. This is nothing but United Nations Convention against the custodial torture। लेकिन हुआ क्या कि ये जो पटिशन 2016 में जब डाली तो 2017 में डिस्पोज ऑफ कर दी। डिस्पोज ऑफ इस बेस पे की थी कि जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये बोला था कि लॉ कमीशन 2017 की रिपोर्ट आ गई है, उसमें रिकमेंडेशंस कुछ दी गई है इसके बारे में एंड दे आर अंडर द एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस मुद्दे पे कर रही है अभी। तो ये रिट पिटिशन डिस्पोज ऑफ होगी। लेकिन अगले एक साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कानून नहीं बनाया गया। तो हुआ ये कि डॉक्टर अश्विनी कुमार ही फाइल्ड अ मिसलेनियस एप्लीकेशन सीकिंग अ डायरेक्शन टू द पार्लियामेंट कि भाई अब तुमको डायरेक्शन दे दीजिए पार्लियामेंट को कि इसके ऊपर कुछ काम करे, कानून बनाया जा सके। और ये जो मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करी गई थी, जो पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो गई थी, उसको भी रिवाइव करके क्या नाम है, रिस्टोर के किया जा सकता है। सो द की कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज वर जुडिशियल एक्टिविज्म versus judicial restraint, separation of power and scope of article 32, 141 and 142। आर्टिकल 32 के अंदर हमारे पास क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई जाती है। आर्टिकल 141 में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ। और आर्टिकल 142 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कैन पास अ ऑर्डर टू डू अ कंप्लीट जस्टिस, इट अगेन बिकम्स अ लॉ। बेसिकली गाइडिंग गाइडलाइंस और प्रेसिडेंट फॉर द कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, तो जितनी भी कोर्ट नीचे काम कर रही हैं तो उनको वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज ये थे, फर्स्ट था कि कैन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पार्लियामेंट और द एग्जीक्यूटिव टू एनेक्ट अ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन पर्टिकुलरली व्हेन द मैटर इज ऑलरेडी अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डायरेक्शन दे सकती है या एग्जीक्यूटिव मशीनरी को डायरेक्शन दे सकती है कि भाई पर्टिकुलर लॉ को एनेक्ट किया जाए, स्पेशली तब व्हेन द मैटर इज ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन। तो की वर्ड्स थे जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट व्हेन इज जुडिशियल इंटरवेंशन इज जस्टिफाइड। अगर जुडिशरी को अगर इंटरवेंट करना है तो कब वो जस्टिफाई होगा, कहीं तो बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और जुडिशरी को इट हैज टू शो द रेस्पेक्ट फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, बिकॉज कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, इट नीड्स अ डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन, मींस जहाँ पे सभी पार्टी पार्लियामेंट के फ्लोर पर चर्चा करती है किसी कानून के ऊपर, तब जाके कानून जो है पास होता है। पास होने के बाद राष्ट्रपति के सामने उसकी कंसेंट के लिए जाता है, जब कंसेंट मिल जाती है उसका इट बिकम्स अ लॉ। दूसरा जो प्रश्न था कि सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मींस देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द
गवर्नमेंट, फर्स्ट इज द जुडिशरी, सेकंड इज द एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज द जुडिशरी। सो सबके अपने अपने काम है। जुडिशरी के अपने काम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, एग्जीक्यूटिव मशीनरी के अपने काम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, और जो पार्लियामेंट के अपने काम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो इन तीनों के जो क्षेत्र हैं उनके अपने अपने अलग अलग दायरे हैं, और इनमें एक दूसरे को दूसरे के काम में एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। मीन्स जुडिशरी शुड नॉट इंटरफियर विद द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, parliament should not interfere with the functioning of judiciary. In the same way, it also applies for the executive branch of this government. So scope of constitutional articles: article 32, it is for the jurisdiction. Article 141, effect of law, means can declare the law, supreme court can declare the law. Article 142, डिक्री इन एक्सेप्शनल केस में की जा सकती है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कैन पास एन एनी ऑर्डर टू डू अ कंप्लीट जस्टिस, विच इज नथिंग बट आर्टिकल 142. सो पटिशनर ने जब ये रिट पिटिशन लगाई थी, तो पटिशनर जो आर्गुमेंट, जो कंटेंशन थी उसकी ये थी कि कस्टोडियल टॉर्चर इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 इज नथिंग बट द राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी. अगर किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया जा रहा है, उसको थर्ड डिग्री दी जा रही है, देन इट इज द वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट. और जब फंडामेंटल राइट हो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट लगाई जा सकती है आर्टिकल 32 में. सो दूसरा जो आर्गुमेंट था, इंटरनेशनल ओब्लिगेशंस. India has signed UNCAT in 1997, United Nations Conventions Against the Custodial Torture. और जब ये कोई इंटरनेशनल ट्रीटी जब कोई साइन होती है, then it becomes an obligation under Article 51C and under Article 253 to align कि हमारे डोमेस्टिक लॉ इनको फॉलो करने चाहिए. दे शुड नॉट बी इन conflict with these uh, whatever written in these treaties. So our law, they should be aligned with these treaties. ऐसा नहीं हमने विश्व में जाके बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ कस्टोडियल टॉर्चर जो है अलाउड है. सॉरी, हमारे यहाँ वी आर अगेंस्ट द कस्टोडियल टॉर्चर, लेकिन हम अपने यहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर को अलाउ कर रहे हैं. सो दीज आर द कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स. अगर हमने विश्व के पटल पर ये बोला है कि वी आर अगेंस्ट द कस्टोडियल टॉर्चर, इट मीन्स वी आर अगेंस्ट द कस्टोडियल टॉर्चर, और ये हमारे यहाँ भी फॉलो होना चाहिए, इंडिया में भी फॉलो होना चाहिए. अगर हम विश्व में बोलते हैं दैट वी आर अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी, तो हमारे भी डेथ पेनल्टी को पूरी तरह से अबोलिश करना चाहिए. So whatever we are saying at international level, our domestic law should speak those whatever we are telling at the international level. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स भी हैं. डी के बासु की जो जजमेंट है 1996 की, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, आई थिंक 1997 है, कि व्हाट आर द गाइडलाइंस टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड फॉलो बिफोर मेकिंग अरेस्ट. सुनील बत्रा, फंडामेंटल राइट्स इन when the person is in jail. Similarly, Francis Corley Mullin have recognized custodial violence as unconstitutional. मीन्स जो बंदा जेल में है उसके लिए, जो बंदा जेल में जो अपनी सजा काट रहा है, इवन ही हैज द राइट अंडर आर्टिकल 21. एंड द फोर्थ वन इज जुडिशियल इंटरवेंशन प्रेसिडेंट. कोर्ट हैज प्रीवियसली इशूड गाइडलाइंस लाइक विशाखा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस. विनीत नारायण, कॉन्टिन्यूस मैंडामस. तहसीन पूनावाला, इट वॉज अबाउट दिस मॉब लिंचिंग. जब यहाँ पे बेसिकली देर वॉज नो एक्ट विच कैन क्लियरली अरेस्ट दीज इश्यूज, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी थी, बिकॉज देर वाज अ वैक्यूम, देर वाज नो डायरेक्ट लॉ विच कैन अरेस्ट द इश्यूज रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस. लेकिन विनीत नारायण के केस में अगेंस्ट द करप्शन, एंड तहसीन पूनावाला, दिस वाज अगेंस्ट द mob lynching. So the key argument summary was existing laws are inadequate to address custodial torture. Delay since 1997 reflects state inaction. That state is not basically at all serious to make law onto this topic. Justifying judicial intervention. That's why judicial intervention is justified. Supreme Court should interfere into this matter to protect the constitutional right. अब पिटिशनर ने अपने आर्गुमेंट दे दिए. अब बारी आती है गवर्नमेंट के आर्गुमेंट से. गवर्नमेंट ने क्या बोला कि
जब कोई कानून बनता है, इट्स अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, नंबर वन. नंबर टू, it needs a democratic deliberations, means discussions on the floor of parliament. Number three, draft is already under active consideration. Number four, criminal law जो it's not a union matter, it's a concurrent, it is defined in the concurrent list of the constitution. So that's why it needs the consultation with different states and the union territories also. और जो inputs from all states and union territories received by 2019 2019 तक अपने पास आ जाएंगे. एक तो ये बोला, तो इसलिए इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. सेकंड, डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन जो बताया कि एनेक्टिंग लॉ इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स पॉलिसी चॉइसेस, रिक्वेस्ट डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स किधर होते हैं? पार्लियामेंट में होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, इवन स्टेट्स के जो विधानसभा विधान परिषद जो रहती है. तीसरा बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर है, दैट इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर्स. Judicial direction to enact legislation would violate separation of power. Separation of powers is a basic structure of the constitution. सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला, तो इसको खुद अपने ही नियम को खुद नहीं तोड़ सकती सुप्रीम कोर्ट. चौथा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? Any judicial direction to enact legislation would violate the doctrine of separation of powers, which is a part of the basic structure of the constitution. तो गवर्नमेंट ने क्या मेंटेन किया कि जुडिशियल इंटरवेंशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस वुड अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेटिक मैंडेट. तो जुडिशरी शुड बी away from this matter by which is related to the making laws. अब आती है सुप्रीम कोर्ट की बारी. सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में क्या कहा कि इंडिया फॉलोज द न्यूएस्ट फंक्शनल सेपरेशन ऑफ पावर्स, नॉट अ रिजिड वन. Each constitutional body has distinct roles and responsibilities. So there are three organs of the government. One is the legislature, second is the executive, third is the judiciary. तो लेजिस्लेटर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, इट इज टू मेक द लॉस. इट बजट को अप्रूव करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज बनाते हैं. जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है वो पॉलिसी बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. दिस पॉलिसीज दे शुड बी अलाइंड विद द लॉ विच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर. तो इनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना और इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज करना. लेकिन जो जुडिशरी है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रूल क्या है? टू इंटरप्रेट एंड जुडिशियल रिव्यू. कि अगर कोई कानून पार्लियामेंट से पास हो रहा है तो उसका जुडिशियल रिव्यू इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, whether it is in line with the constitutional provisions, whether it is violating the basic structure of constitution or not. So इस तरह का जुडिशियल रिव्यू रहते हैं. नंबर वन. नंबर टू, इट कैन इंटरप्रेट द लॉस. इट कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स. तो ये जुडिशरी के फंक्शंस हो गए. इंटरप्रेट द लॉ, स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स. So constitutional limitations on judicial power. It cannot encroach upon the legislative functions. Number one. दूसरा जो लिमिटेशन है ये है कि इट कैन नॉट डायरेक्ट पार्लियामेंट टू एनेक्ट अ लॉ. डायरेक्शन भी नहीं दे सकता, उस पार्लियामेंट के काम में इंटरफेयर भी नहीं कर सकता. और ये अगर हमने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया है तो उसको रेटिफाई करने के लिए कंपेल भी नहीं कर सकता कि भाई तुम कानून बनाओ इसके लेके. सो कोर्ट्स रीजनिंग एंड डिसीजन क्या था कि कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि यस, कस्टोडियल टॉर्चर इज अ सीरियस ह्यूमन राइट्स इशू. पहले भी किया है, डी के वासु में किया है, सुनील बत्रा के केस में किया है. आर्टिकल 21 jurisprudence strongly condemns such practices. तो कंसर्न्स अबाउट जुडिशियल इंटरवेंशन के बारे में कंसर्न क्या बोला था कि मेयर एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन इज नॉट अ ब्राइट लाइन टेस्ट टू जस्टिफाई द जुडिशियल लेजिस्लेशन. क्योंकि हमने सिंपली ये बोल दिया कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, सो इट डजंट मीन दैट द सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरफियर and direct the parliament to make a law. It cannot be justified in this manner. दूसरा ये कि जब मैटर ऑलरेडी अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है बाय द पार्लियामेंट एंड द एग्जीक्यूटिव, तो उसमें जुडिशियल डायरेक्शन की कोई जरूरत पड़ती नहीं है. देन इट वुड बिकम अ जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्सेसिज्म. तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस देने के लिए मना कर दिया
कौन से डायरेक्शन देने के लिए कि पार्लियामेंट को एक स्टैंड अलोन कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाना चाहिए अगेंस्ट द कस्टोडियल टॉर्चर, और दूसरा था कि पार्लियामेंट यूनियन यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेटिफाई करे। ये डायरेक्शन भी नहीं दे सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, करे चाहे ना करे। So that's why the constitutional principles क्या निकल के आते हैं, reaffirmed that separation of power is a basic structure of the constitution, yes, and held that the judicial restraint is essential to preserve constitutional balance. So Supreme Court is the guardian of the constitution, not a substitute legislature. This is the underline that we should remember, not a substitute legislature. Final judgment and holdings. Directives were refused. Supreme Court refused to issue directions to Parliament to enact a standalone law against custodial torture. Court also declined to direct the executive to ratify the UN conventions against torture. जो principles upheld किए गए थे, Supreme Court reaffirmed that separation of power is the basic structure of the Constitution, and court emphasized that the judicial restraint is essential to preserve the constitutional balance. Key reason इसकी ये थी कि democratic law making must remain with the elected bodies, कि जो कानून बनाने का काम इलेक्टेड बॉडीज के हाथ में रहना चाहिए. Judicial directions would amount to institutional overreach. अगर judicial direction कुछ दिया तो it would become a judicial overreach or judicial excessism. Constitution does not permit judicial participation in law making. कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता है कोर्ट्स को कि लॉ मेकिंग के प्रोसेस में इंटरफेयर करे जब तक कि बोला ना जाए. Significance and impact of this judgment is clear delineation of the constitutional boundaries, restores balance between judicial and legislative process powers, कि जुडिशियल पावर के और जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके अंदर बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए. इट इज यस देयर इज अ बैलेंस. डेमोक्रेटिक लॉ मेकिंग मस्ट रिमेन विद द इलेक्टेड बॉडीज, यस. डिस्टिंक्शन फ्रॉम विशाखा के केस में क्या हुआ था कि गाइडलाइंस दी गई थी. इधर डॉक्टर अश्विनी कुमार के केस में जुडिशियल गाइडलाइंस नॉट परमिसिबल व्हेन लेजिस्लेशन इज पेंडिंग. So key takeaway, Supreme Court is the guardian of the Constitution, not a substitute legislature. Protection of fundamental rights must operate within constitutional framework. Protection of fundamental rights, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन अगर करना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रह के किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके नहीं. और सेपरेशन ऑफ पावर रिमेन्स अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज व्हाट इज हेल्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट.